गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल मेटलर्जी, डिजाइन और केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है सब में। दिस टॉपिक इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम अगर समझते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है हम पहले समझना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज होती क्या हैं और कितनी तरह की होती है। क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ही होती है या कोई और भी तरह की प्रॉपर्टीज होती है? तो मटेरियल प्रॉपर्टीज लगभग चार तरह की कैटेगराइजेशन होती है। फर्स्ट इज केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल एंड डायमेंशनल। केमिकल जो उसकी केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। केमिकल कि उसकी कंपोजिशन क्या है, एसिडिटी कितनी है, अल्कलाइनिटी, वेदरिंग कितनी है, क्लोजन कितना है। फिजिकल जो उसके भौतिक रूप में फिजिकल तरीके से हमें बताता है कि फिजिकल कैसी दिखती है, डेंसिटी कितनी है, कंडक्टिविटी, उसकी लस्टर, उसका कलर, ये चीजें आती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम अभी पढ़ेंगे, डायमेंशनल में साइज और शेप आते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कम इन रिस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल टू अप्लाइड फोर्स। जब किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो इसको हम उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या उसके ऊपर असर होता है, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या यांत्रिक गुण कहते हैं। तो अब ये क्वालिटी बताते हैं कि जिससे हम जान पाते हैं कि कौन सी धातु को किस जगह पे प्रयोग लगाना है, करना है। तो अभी हम कहेंगे दीज आर द करेक्टरिस्टिक विच कम इन रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के रिस्पॉन्स में जो भी उसके करेक्टरिस्टिक गुण दिखते हैं दे आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो कुछ यहाँ पे हैं, दीज रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन जो डिफॉर्मेशन है और अप्लाइड फोर्स, इनका रिलेशन दिखाते हैं। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, क्रीप, फ्रैक्चर, फटीग। ये लगभग 15 तरीके की हैं, तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली आती है इलास्टिसिटी। हमें पता है कि बचपन से ही हम इलास्टिक इलास्टिक सुनते रहते हैं और थोड़ा बहुत आइडिया भी हम लगा चुके हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल रीगेन्स इट ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड। हम रबड़ को खींचते हैं, जैसे ही उसका लोड हटा देते हैं, फोर्स हटा देते हैं, वो वापस अपनी पोजीशन या डायमेंशन में आ जाता है। सो आई रिपीट, इट इज द प्रॉपर्टी, इसको प्रत्यास्था भी कहते हैं, पदार्थों का वो गुण जिसके कारण जब उसका बाह्य बल लगाते हटा देते हैं तो उसकी जो डिफॉर्मेशन है या उसकी विकृति है वो वापस मूल स्थिति में आ जाता है। इट रीगेन्स इट ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल है स्टील और स्प्रिंग। स्प्रिंग भी आपने देखे होंगे, रबड़ भी देखे होंगे। तो आगे हम इसको और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे दिखती है। ये हमारा इनिशियल है, ये इनिशियल है, एक इसके ऊपर लोड लगाया, हमने फोर्स लगाया, एफ लगाया, तो ये थोड़ी लंबाई इसकी बढ़ गई। ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूं कि ये इसकी लंबाई बढ़ गई। ये लीनियर इलास्टिक है, लीनियर है मतलब जितना फोर्स लगाया उसके प्रोपोर्शन में है, स्मॉल लोड लगाया। तो जब लोड हटाया, अनलोड किया, तो वो वापस अपनी पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, तो इलास्टिक मींस रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हो जाए। तो ये दो तरह का हो सकता है, लीनियर हो सकता है या नॉन लीनियर भी हो सकता है, इसको भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड इज प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का उल्टा है प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। दैट मीन्स नए तरीके से बन जाना। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वेयर द मटेरियल हैज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर द फोर्स इज रिमूव। फोर्स रिमूव भी हो गया लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो रीगेन नहीं हो रही है। इलास्टिसिटी में रीगेन हो रही थी, यहाँ पे वो रीगेन नहीं हो रही, वो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गई है। जैसे कि हम क्ले में देखते हैं या आटे में देखते हैं, डो में देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जब लोड उसको किसी तरह से फॉर्मेशन करते हैं वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक गुण है जो हमारे काम आ सकते हैं। तो दाब हटा लेने पर भी वह उसी अवस्था में बनी रहती है। इसको हिंदी में सुगठियता करते हैं, जैसे कि चिकनी मिट्टी में हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल है, स्मॉल लोड है, स्मॉल लोड में इलास्टिक, थोड़ा सा इलास्टिक हुआ है और उसके साथ प्लास्टिक भी हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, जब अनलोड किया तो वो इलास्टिक वाला तो वापस चला गया लेकिन प्लास्टिक वाला वहीं के वहीं रह गया। तो प्लास्टिक मींस परमानेंट और इलास्टिक मींस रिवर्सिबल। याद रखना है आपको कि यहाँ से रिवर्सिबल है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है
टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब, अब दो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रही, इनके बेस पे हम और भी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते चलेंगे। तो टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब हाउ मटेरियल डिफॉर्म्स, इलोंगेट, कंप्रेस या ट्विस्ट करता है, तो कुछ हमें उसमें स्टडी करना पड़ा कि उसके ऊपर लोड किस तरह का लग रहा है, कितने टाइम के लिए लग रहा है, और टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो उस हिसाब से वी ऑलवेज नीड टू फर्स्ट डिस्कस स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो दो हमने अभी पढ़ी हैं, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो अब आगे पढ़ते हैं, थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी। हमारी डेफिनेशंस आती हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन बनती हैं। बेसिक प्रॉपर्टी में स्ट्रेस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू विथस्टैंड लोड्स विदाउट फेलियर। कुछ लोड लगाया और फेल नहीं हुआ, देन इट से वी से कि स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस में है। और अगर इसकी इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस देखें, इट इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की यूनिट है हमारे न्यूटन, और एरिया के पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल पीए से भी दिखाया जाता है। स्ट्रेन क्या है? द फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ होगा, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। तो लेट अस सी कि आगे हम अगर कहें कि लोड स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तीन तरह का लोड कहला सकता है। टेंसाइल लोड, जो उसको इलोंगेट करने की कोशिश करे, द टेंसाइल लोड इज टू इलोंगेट, एंड कंप्रेशन इज टू शॉर्टन द थिंग, और shear और टॉर्शनल, इट इज टू डिफॉर्म इन द अदर एक्सिस एज पर लोड। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक तार से खींची जा रही है, केबल लगी हुई है, तो ये जब केबल इसको खींचेगी तो ये देखिए फोर्स लग रहा है, और क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है। A0 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन अनलोडेड। तो ये जो स्ट्रेस है, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ओरिजिनल एरिया। तो इस तरह से हम स्ट्रेस जो है इसको इलोंगेट, टेंसाइल स्ट्रेस इसके ऊपर लग रही है। तो टेंशन टेस्ट हमारे किस तरह के होते हैं, ये हमने पढ़ा भी हुआ कि ये यूटीएम एक मशीन होती है, उसके ऊपर लगाया जाता है। और यूटीएम मशीन में हम लोड को इस तरह कोई भी एक वो ले लेते हैं, अभी इसको दिखाएंगे भी कि किस तरह से इसको दिखाते हैं। देन देयर इज सिंपल कंप्रेशन। सिंपल कंप्रेशन में हम जो कोई भी, जैसे ये यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कंप्रेसिव मेंबर है, जब उसके ऊपर लोड लग रहा है तो उसके ऊपर कंप्रेशन में आ रहा है, तो दैट मीन्स दो तरह से फोर्स लग रहा है। एंड द वही उसका है कि फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो यहाँ पे कंप्रेसिव, दैट मीन्स कि स्ट्रेस जो है वो लेस देन जीरो है, दैट मीन्स इट इज ट्राइंग टू शॉर्टन द मेंबर। तो अब अगर देखिए ये सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है जो हम यूटीएम में भी लगाते हैं, तो कंप्रेसर में इस तरह का फोर्स लगता है जो उसको शॉर्टन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इस तरह का इसको क्रॉस सेक्शन बन जाता है। आप कहेंगे इसका चौड़ाई होगी, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करें, अभी सिर्फ लेंथ के बारे में, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अगर टेंशन में आता है, टेंशन इज इलोंगेशन, तो यहाँ पे इस तरह का स्पेसिमेन हमारा चेंज हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से अगर लॉन्गिट्यूडनल के स्ट्रेन के हमारे यूनिट्स देखे जाएं, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा एक यूटीएम मशीन है, जो इसका अलग से हमने लेक्चर भी बनाया, इस तरह का इसका स्पेसिमेन होता है। ये जो स्पेसिमेन है ये 3/4 इंच डायामीटर होता है, और बीच में एक इसका सेक्शन बना होता है जहां पे इसकी नेकिंग फॉर्मेशन होती है। ये एक्सटेंसोमीटर इसको लगा होता है, जो इसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है वो बताएंगे। ये लोड के हिसाब से लोड सेल इसको खिंचाव इसके अंदर डालता है। तो यहाँ पे हमने एनिमेशन से भी दिखाया हुआ कि किस तरह से, एनिमेशन भी दिखाया प्लस इसके साथ ही इसका ओरिजिनल भी दिखाया कि कैसे इसको चलता है। तो ये देखिए एनिमेशन से दिखा रहे हैं, ये बीच में इसकी नेक फॉर्मेशन होती है, ये रेड कलर में जो हो रही है। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल में भी इसकी फोटो दिखाई हुई है कि किस तरह से नेक फॉर्मेशन होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये बीच में से खड़ाक करके टूट जाता है। द स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड इन यूटीएम। उसके बाद देखिए कि हमारी जो ये इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनती है, वो कुछ इस तरह से बनती है। यहाँ पे स्ट्रेस होती है और नीचे स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पे
एक लीनियर जो इलास्टिक बिहेवियर है वो सीधी लाइन चलती है, उसके बाद ये इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है और यहाँ पे प्लास्टिसिटी शुरू हो जाती है, ये प्लास्टिक बिहेवियर आ जाता है। और एक टाइम ऐसे आता है जब ये खड़ाक से टूट जाता है। तो ये देखिए इसका फ्रैक्चर जो है इसको कप एंड कोन फ्रैक्चर कहते हैं। ये जो है ऊपर नीचे वाला कोन बन रहा है और ऊपर वाला एक कप फॉर्मेशन में बन रहा है, ये इस तरह का फ्रैक्चर होता है। So now that we have understood the stress and strain, we will go to the next mechanical properties जो कि stress strain से related है। Stress strain से related हमारी next property है the strength। तो strength क्या है? It is the ability of a material to sustain load without failure। Failure के बिना जितना भी लोड वो ले सकती है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। अब देखा जाए तो स्ट्रेस भी हम कुछ मिलती जुलती टर्म कह रहे थे। इट रेफर्स टू द स्ट्रेस अप टू विच द बॉडी ओबेज हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि कुछ एक लिमिट तक जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस हुक्स लॉ तक जितनी स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेंथ कहलाती है। इट इज लोड पर यूनिट एरिया। यदि हम किसी मेटल के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो उस लोड को कितनी देर तक बिना मुड़े बिना टूटे सहन कर पा रहा है, ये उस लोड की सहन करने की क्षमता को उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रिज को, ये कितनी देर तक उसको सहन कर पा रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट इज द यील्ड स्ट्रेंथ। It refers to the strength beyond which it shows plasticity। That means कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी हम समझ चुके हैं। तो प्लास्टिसिटी मींस कि परमानेंट डिफॉर्मेशन, एक ऐसी लिमिट जिसके बाद जो है वो स्ट्रेस जो है उसकी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है। दैट इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। सेकंड इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इट रेफर्स टू द स्ट्रेंथ एट विच द मटेरियल ब्रेक्स और फ्रैक्चर, जहां पे मटेरियल टूट जाता है, मतलब परमानेंट डेफॉर्मेशन नहीं, उनके दो टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेस हमारे वर्टिकल एक्सिस पे है और स्ट्रेन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। तो अगर देखिए ये हमारे स्पेसिमेन हमने लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेस का एक लिमिट आ जाती है जिसपे यील्ड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एम कहते हैं। इफ द स्ट्रेस इज मेंटेन्ड, अगर यही स्ट्रेस बनी रहे, ये टीएस जो है यही स्ट्रेस बनी रहे, तो एक लिमिट आती है जहां पे स्पेसिमेन टूट जाता है। तो ये वाली स्ट्रेस जो है जहां पे नेकिंग फॉर्मेशन, नेक फॉर्मेशन, अब देखिए हमने वो डायग्राम भी दिखाया था, नेक फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो है ये यील्ड स्ट्रेस कराएगी और ये जो है ये फ्रैक्चर या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाएगी। यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट, ये देखिए इसके दो टुकड़े हो गए हैं स्पेसिमेन के। अब डायग्राम में और पहले भी हमने एनिमेशन से भी सिखाया था। अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है विच इज नोन एज मॉडुलस। वो कहता है विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। एक लिमिट मैंने बताया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। अगर इसको हम करते हैं तो एक कैपिटल ई को बीच में लिमिट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बनाना पड़ता है। E is a constant and it is called modulus of elasticity of the material। तो stress is proportional to strain, ये हुक्स लॉ कहता है। एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कैपिटल ए से हमने ई से दिखाया था, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब ये निकालने के लिए हम इसको यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पे होता है? फॉर मटेरियल्स हुज लेंथ इज मच ग्रेटर, जिनकी लंबाई जो है वो विड्थ या थिकनेस से ज्यादा होती है, तो वहां पे हम उसको लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस कहते हैं। वाई से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल ई से भी। सो यंग मॉडुलस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन कह देते हैं, तो ज्यादातर हम इसके केसेस में लॉन्गिट्यूडनल, वेदर इट इज द टेंसाइल और कंप्लेक्स, दैट मींस एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ही लेते हैं। इसके अगर स्ट्रेस की डेफिनेशन में हम देख चुके हैं कि स्ट्रेस इज एफ ओवर ए एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डेल्टा एल ओवर एल, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। तो ये एफ एल ओवर ए डेल्टा एल, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसके यूनिट्स
वही वाले हैं जो स्ट्रेस के हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब देखिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं ये हमारा वर्टिकल जो है वो स्ट्रेस है और हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारा स्ट्रेन हो जाता है। तो ये इस तरह की कुछ कर्व हमें मिलती है जब हम उसको स्पेसिमेन को यूटीएम के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो ये जो इतना पोर्शन है जहाँ ये ब्लू डॉट आया है, ये इतने पोर्शन तक ये इलास्टिक रीजन कहते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको स्ट्रेच करेंगे उसके बाद अगर लोड रिमूव कर दें तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। इट इज इलास्टिक रीजन। सो इसके स्लोप को हम ई से भी डिनोट करते हैं, जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज सिग्मा ओवर ईटा। सिग्मा इज द स्ट्रेस एंड ईटा इज द स्ट्रेन। तो ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज द इलास्टिक रीजन। और इसके बाद यही वाली पॉइंट जो है ये यील्ड स्ट्रेंथ बन जाती है, जहां जिसके बाद वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो अब ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद इसका स्लोप जो है वो मैंने बताया कि कैपिटल ई या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है जिसपे हम मैक्सिमम स्ट्रेस कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। वहां तक इसको प्लास्टिक रीजन कहते हैं। तो प्लास्टिक रीजन हमारा इस पॉइंट तक आता है। यहाँ से जो ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये रेड डॉट का दिख रहा है, ये हमारा प्लास्टिक रीजन बनता है। अब प्लास्टिक रीजन जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बनती है हमारी। और एक इसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, थोड़ी सी ये बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका रीजन भी थोड़ा बताया जाएगा, अगर हम मटेरियल मेटलर्जी में इसको आराम से अलग से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी नेक फॉर्मेशन, नेक जो मैंने बताया था, गर्दन बननी शुरू हो जाती है, बीच में से पतला होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पांचवें पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 पे ये ब्रेक हो जाता है, स्पेसिमेन फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कप एंड कोन फॉर्मेशन में हो जाता है। नेक्स्ट हमारी जो आ जाती है चौथी प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। हार्डनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू स्क्रैच, वियर एंड टियर और इंडेंटेशन। स्क्रैच, स्क्रैच मींस घिसने, वियर एंड टियर कटने खुरचने, इंडेंटेशन उसके अंदर एक डेंट डालना। इंडेंटेशन मींस डेंट डालने की प्रॉपर्टी जो है उसका विरोध जो करता है दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस इज डिजाइन डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू स्क्रैच, वियर एंड टियर और इंडेंटेशन। तो इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। इसके तीन तरह की हम टेस्ट कर सकते हैं हार्डनेस टेस्ट। फर्स्ट इज स्क्रैच हार्डनेस टेस्ट, सेकंड इज इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट और तीसरा है रीबाउंड। ज्यादातर इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट करते हैं। स्क्रैच जो है उसके ऊपर मो हार्डनेस स्केल के ऊपर होता है, और रीबाउंड जो होता है वो शोर स्केल उसको टेस्ट से होता है। इंडेंटेशन टेस्ट हमारा तीन तरह का होता है जो हम लेबोरेटरी में भी करते हैं। ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट, तो इसका ब्रिनल हार्डनेस नंबर बनता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल नंबर होता है। और विकर हार्डनेस टेस्ट, विकर नंबर भी बनता है। स्क्रैच कठोरता क्या होती है, स्क्रैच कठोरता बाहरी बल के कारण बाहरी सतह पर स्क्रैच का विरोध करने की क्षमता। तो कितना स्क्रैच उसके ऊपर नहीं डल सकता, वो उसकी कठोरता कहलाती है। इंडेंटेशन एक थोड़े दूर से उसको बाहरी जो है पंच करने का विरोध जो होता है दैट इज इंडेंटेशन। और रिबाउंड दैट मीन्स कि गतिशील बाहर से करके निश्चित ऊंचाई से गिरा के हथौड़े को हीरे का हथौड़ा जो होता है नोक वाला वो उसमें डाला जाता है। तो देखते हैं हार्डनेस टेस्ट किस तरह होता है। एक स्मॉल इंडेंटेशन टेस्ट में एक छोटा इंडेंटर लेते हैं दैट इज स्फीयर, कोन और पिरामिड, और वो फोर्स किया जाता है इनटू द सरफेस ऑफ मटेरियल अंडर कंडीशन ऑफ कंट्रोल्ड मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ लोडिंग। अब उसके बाद इस डेप्थ या साइज को मेजर किया जाता है, और जितना डेप्थ अगर वो सॉफ्ट होगा तो उसका इंडेंटेशन ज्यादा होगा, जो हार्ड होगा उसका इंडेंटेशन उसका डेंट छोटा पड़ेगा। तो ये जो है लगभग अप्रोक्सीमेट होते हैं बट बहुत पॉपुलर हैं बिकॉज दे आर इजी एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। मटेरियल को ज्यादा खराब नहीं करते, सिर्फ एक छोटा सा डेंट डालते हैं जिससे उसकी हार्डनेस पता चल जाती है। अब देखिए हार्डनेस क्या है, मैंने बताया रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, डेंट डालने की रेजिस्टेंस। जितनी हार्डनेस ज्यादा होगी उसका हार्डनेस नंबर ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक इंडेंटर है, इसमें स्पेसिमेन में इसको प्रेस किया गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे अप्लाइड किया गया फोर्स, और ये इंडेंटर गोल है,
तो डी अगर गोल है तो D1 एक छोटा डायामीटर बनेगा, छोटा डायामीटर बनेगा इंडेंट का। तो उससे हम नंबर बनाएंगे ब्रिनल हार्डनेस नंबर। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में ये होता है 2F, जितना फोर्स लगाया बटे पाई डी माइनस डी स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इससे ब्रिनल हार्डनेस, तो ये रिलेटिव नंबर बनता है। और ज्यादातर जो हमारी बॉल्स होती हैं वो पहले से ही हार्ड की होती हैं, सरफेस हार्ड होती हैं, तो उसके हिसाब से उसका रिलेटिव नंबर बनता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है, ये इस तरह का हमारा एक लोड होता है जो माइनर लोड होता है, इंडेंटर के ऊपर लगाया जाता है, फिर माइनर प्लस मेजर लगाया जाता है, जिससे कि हमें जीरो रेफरेंस लाइन से उसकी एसेंट्रिसिटी मिलती है, और फिर उसका हम एक फार्मूला लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक डायमंड इंडेंटर लगाया जाता है। डायमंड इंडेंटर किस फोर्स से, 10 किलो पास्कल से लगाया जाता है, 98.1 न्यूटन से। और उससे क्या होता है, ये देखिए इसके अंदर ये इस तरह का इंडेंट मिल जाता है, छोटा सा इंडेंट मिलता है, और उसका साइज हम नापते हैं और उस साइज के हिसाब से उसका फॉर्मूला लगाते हैं। विकर हार्डनेस में हमारा जो होता है डायमंड होता है, और डायमंड का विकर हार्डनेस नंबर इस तरह से निकाला जाता है 1.854 F बाई डी स्क्वायर। तो डी कहाँ से निकाला जाता है, F जितना है, और डी इज इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 2, उनका एवरेज निकाला जाता है कि कितनी उसकी हमारे को डिस्टेंस मिली। तो ये डायमंड पिरामिड हार्डनेस DPH टेस्ट भी कहलाता है विकर वाला। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी इज टफनेस। टफ, टफ कहते हैं ना मैं बहुत टफ हूं। द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एनर्जी दैट ए मटेरियल कैन अब्सॉर्ब विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड द टफनेस ऑफ दैट मटेरियल। अब टफ, आपने जूतों के बारे में सुना होगा, यार मेरे जूते बड़े रफ एंड टफ हैं। टफ, टफ मीन्स जब उनके ऊपर झटका लगता है, आघात आघात लगता है, तो वो उस इम्पैक्ट वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग। सो द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एनर्जी दैट ए मटेरियल कैन एब्जॉर्ब without breaking is called the toughness of that material. In other words, it is the ability of material to absorb shock energy and deform plastically without fracturing. चोट को सहन करने की शक्ति is toughness। और ये हमारी देखिए कुछ इस तरह की हमारी होती है। आगे हम देखते हैं टफनेस को कैसे नापते हैं। किसी भी मटेरियल का वह गुण जिससे वो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। और टोटल एनर्जी कैसे पता चलती है, जो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर बनती है उसके नीचे जितना एरिया है वो उसकी एनर्जी बनती है। यूनिट्स क्या है, जूल पर मीटर क्यूब, जूल्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर ब्रिटल है तो हमारा यहीं पे टूट जाता है, डक्टाइल थोड़ा आगे जाके टूटता है। तो ये जितनी कर्व के नीचे एरिया है वो उसकी टफनेस कहलाती है। और इम्पैक्ट टेस्ट कैसे होता है, ये देखिए टफनेस हमने बनाया है, स्मॉल टफनेस है, ये छोटी टफनेस है, जल्दी टूट गया। ये काफी दूर तक जाके टूटा तो ज्यादा उसमें टफनेस है। जो स्मॉल टफनेस होती है वो सेरामिक्स में होती है, लार्ज मेटल्स में होती है, और वेरी स्मॉल टफनेस ये पिंक कलर का जो दिख रहा है ये अनरीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स में होती है। अब देखिए इम्पैक्ट टेस्ट, ये देखिए क्या है, यहाँ पे एक पेंडुलम टेस्ट होता है, जिससे ये पेंडुलम यहाँ पे हमारा ये स्पेसिमेन है, वो यहाँ पे इसको एक एनर्जी से उसको फेंका जाता है और उसको तोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है साइड में एनिमेशन से, ये पेंडुलम लगा, ये ब्लू कलर का है, और ये स्पेसिमेन टूट गया। यहाँ पे दिख भी रहा है आपको स्पेसिमेन बीच में से टूट गया। तो ये जो नीडल दिख रही है रेड कलर की, इससे हम इसकी एनर्जी नापते हैं कि कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है टूटने से पहले। ये देखिए नीडल, ये यहाँ पे देखिए कि नीडल एक साइड में चलती है, दूसरी साइड में जितनी एंड तक जाती है वहां नीडल वहीं रुक जाती है, दूसरी वाली नीडल। तो इसकी रीडिंग दोनों को लेके हम माइनस कर देते हैं, E1 माइनस E2 करके एनर्जी निकाल लेते हैं कि कितनी उसने स्टोर की। और एक उससे रिलेटेड ही आती है रेजिलियंस, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर एनर्जी। वो हमारी फार्मूला हम अभी बता सकते हैं कि UR, मैंने बताया कि इसके कर्व के नीचे जितना एरिया है इट इज हाफ सिग्मा वाई इंटू ईटा वाई। सिग्मा वाई दैट मीन्स वाई के अंडर जितना भी ब्रेकेज तक हुआ है वो उसका हाफ एवरेज उसका निकाल लेते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टिफनेस। स्टिफनेस, बॉडी मेरी स्टिफ हो रही है, अकड़ाव हो रहा है। स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस टू डिफ्लेक्शन। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स यूनिट एन जिसका है टू द एक्सटेंशन, हेंस इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। तो एक डिस्टेंस से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है तो उसको कितनी रेजिस्टेंस कर सकता है, दैट इज स्टिफनेस, अकड़ाव।
ठीक है। रिजिडिटी भी मिलती जुलती है, इट इज ऑल्सो नोन एज stiffness. It is generally measured using Young modulus. It can be defined as the force necessary to bend a material to a given degree. कितने डिग्री तक उसको बेंड कर सकते हैं। अब देखिए फाइन सेरामिक्स हैं, जैसे एल्यूमिनाई है, इसकी ये इसके ऊपर लोड डला और बेंडिंग बहुत कम हुई, सो दैट मींस इट इज मोर स्टिफ। स्टेनलेस स्टील के ऊपर देखिए यहाँ ऊपर से लोड गिरा है तो ये ज्यादा बेंड हो गया, इट इज लेस स्टिफ। तो ये जो है सेरामिक्स ज्यादा होते हैं स्टिफ, और जो में सील है वो कम होता है। देन नेक्स्ट इज डक्टिलिटी या तन्यता। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू ड्रॉ इनटू थिन वायर्स। दैट मीन्स उसका क्रॉस सेक्शन जो है बड़े से छोटा किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग। ये भी याद रखना है कि विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े। ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट में स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको खींचना शुरू किया हमने, तो ये डक्टिलिटी से ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक इतना खींच गया है। तो हम क्या करते हैं, एक डाई के अंदर उसको खींचते हैं। टंगस्टन कार्बाइड डाई होती है। कॉपर बार जो तारे हम बनाते हैं, तो एक बार होता है कॉपर का, उसको जब खींचते हैं तो उसकी तारें बननी शुरू होती हैं। तो इट इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल को पतले तार में बदला जा सकता है। सिंपल शब्दों में यही कह सकते हैं कि मेटल को पतले तार में। अगर टेक्निकल वर्ड्स में कहें तो हम एक क्रॉस सेक्शन को छोटे क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज नोन एज डक्टिलिटी। द परसेंटेज इलॉन्गेशन एंड द रिडक्शन इन एरिया इज ऑफन यूज्ड एज एम्पिरिकल मेजर्स ऑफ डक्टिलिटी। तो दैट मींस डक्टिलिटी हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं कि ये देखिए इसकी टंगस्टन कार्बाइड ये डाई जो व्हाइट कलर की डाई है उसमें से देखिए निकल के ये तार आगे रोल होती चली जाती है, ये रोल होती जा रही है, तार बनती चली जा रही है। यहाँ से डाई है ये लगी हुई, ये बार आया है कॉपर का। कॉपर का बार आके इस छोटी सी एपरेचर में से निकलेगा और बिना टूटे हुए खींच के यहाँ पे इस रोल के ऊपर बाइंड होता चला जाएगा। ये रोल जो है ये घूम रहा होता है और इसके ऊपर तार बनती जाए। सो दिस इज नोन एज डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मैंने बताया इसके दो तरीके हैं मेजर के, लेंथ फाइनल माइनस लेंथ ओरिजिनल बटे लेंथ ओरिजिनल। परसेंटेज इलोंगेशन इनटू 100, परसेंटेज इलोंगेशन की कितनी थी, ये लेंथ थी और इतनी एल एफ बन गई, एल एफ बन गई, एल जीरो थी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा डक्टिलिटी का, रिडक्शन इन एरिया, कि ए जीरो इतना था, अब इसका क्रॉस सेक्शन पतला हो जाएगा ना, तो ए जीरो माइनस ए फाइनल बटे ए जीरो इंटू 100, ये भी एक डक्टिलिटी का मेजर है। सेकेंड है, सातवां हमारा आ जाता है मेलिएबिलिटी। Malleability is आघातवर्धता। Malleability of a material is its ability to be flattened into thin sheet। Thin sheets में उसको पीटा जा सकता है without cracking by hot and cold working। हथौड़े से पीट कर या रोलर से पतली शीट बनाने के मटेरियल की क्षमता को हम malleability, शीट्स में, पतले से पतले शीट में। अब देखा जाए तो lead can be readily rolled and hammered into thin sheets but cannot be withdrawn into। लेड जो है वो बड़ी पतली पतली शीटे में। अब देखिए यहाँ पे सोना पीटा जा रहा है, तो सोना से सोना भी हमारा मेलिएबल, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मटेरियल। अब देखिए ये जो है आप कहेंगे कैसे होता है, ये जो सोने के चांदी के वर्क होते हैं जो दवाइयों में या मिठाइयों के ऊपर लगाए जाते हैं, वो मेलिएबल होने की वजह से, बिल्कुल छोटी सी गोली होती है। अब डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी आप कहेंगे मुझे दोनों एक जैसी तरह लग रही हैं। डक्टिलिटी आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली बट डक्टिलिटी इज टेंसाइल क्वालिटी, खींचने से बनती है, while malleability is compressible, compressive quality। इज इट क्लियर? तो आठवां आ जाता है ब्रिटलनेस। इफ मटेरियल इज ब्रिटल, ब्रिटल भंगुर, when subjected to stress it breaks without significant plastic deformation। that means बहुत कम ऊर्जा या दबाव के बिना ही खंडित या टूट जाती है। दैट मीन्स कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं। यहाँ देखिए हम लोड लगा रहे हैं, इस वाले में लोड लगा रहे हैं, तो बिना कुछ वार्निंग दिए कोई नेक फॉर्मेशन नहीं, कोई इलोंगेशन नहीं हो रही है, वो एकदम से टूट जाता है। brittle materials absorb relatively little energy prior to fracture। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी फटीग। फटीग क्या है, देखिए हम कई बार होता है कि हम कोई तार तोड़ दी है तो हम उसको अलग अलग तरीके से, एक बार वो हमारी टेंशन में गई, दूसरी बार उसको कंप्रेशन में, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन। तो फटीग वही वाली प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज
structural damage that occurs when a material is subjected to cyclic loading. Cyclic loading means थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होने वाला। जब हम किसी मटेरियल को रिपीटेड लोड या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें धीरे धीरे क्रैक आने लग जाए और फिर वह बिल्कुल टूट जाता है और उसका फेलियर हो जाता है और उसको हम फैटीग फेलियर, दैट इज रिपीटेड लोडिंग या साइक्लिक लोडिंग। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी साइकिल चेंज हो रहा है। जैसे ये देखिए तार ऊपर नीचे हो रही है तो हम इसको फटीग कह सकते हैं। फटीग occurs when material is subjected to repeated loading and unloading or fluctuating load. It is occurring in bridges, aircraft and machine component. ब्रिज के ऊपर लोड पड़ा फिर ऊपर गया, लोड पड़ा फिर ऊपर गया, तो धीरे धीरे वो अपनी एक लिमिट से पहले ही टूटना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार 8 या 10 mm का है, कोई साधन नहीं है तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मोड़ते तोड़ते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब वो टूट जाता है, तो इसको हम साइक्लिक लोडिंग कहते हैं। इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, ये देखिए रिवर्स साइकिल भी है हमारे पास इस तरह का, रिपीटेड स्ट्रेस हो या रिवर्स साइकिल, कंप्रेसिव वगैरह इस तरह से। तो इसको हम टेस्ट आरआर मूरे रिवर्स बेंडिंग फटीग है, इसमें हम लोड यहाँ पे लगाते हैं और मोटर स्टार्ट कर देते हैं। मोटर स्टार्ट करने से क्या होता है, यहाँ पे लोड लगाने से क्या होगा कि वो धीरे-धीरे वो जो लोड है, वो क्या करेगा, यहाँ पे लोड लग रहा है, ये एक बार वो कंप्रेशन में लाएगा, घूम के जब आएगा वो टेंशन में आ जाएगा। तो आधा पोर्शन ये कहीं न कहीं वो फटीग में टूट जाता है। अब फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हम बार-बार पढ़ते जा रहे हैं। फ्रैक्चर क्या है? सेपरेशन ऑफ बॉडी इंटू पीसेस ड्यू टू स्ट्रेस। 4 तरह के हम फ्रैक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें से एक ब्रिटल फ्रैक्चर पढ़ चुके हैं जो सेरामिक और कोल्ड मेटल्स में होता है। डक्टाइल फ्रैक्चर ज्यादातर मेटल्स में होता है, दैट मींस फ्रैक्चर होने से पहले वो पूरा एक तरह का तार बनाता है या गर्दन बनाता है। फटीग फ्रैक्चर अभी हमने डिस्कस किया। और एक आता है क्रीप फ्रैक्चर। क्रीप फ्रैक्चर क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं। तो ब्रिटल फ्रैक्चर में क्वाइट नेग्लिजिबल प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं बताता। डक्टाइल में बहुत अच्छी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बताता है। फैटीग जो है रिपीटेडली अप्लाइड, रिपीटेडली उस पे होता है। और क्रीप जो होता है वो स्टडी लोडिंग पे होता है। स्टडी लोडिंग मींस बहुत साल तक, कोई टाइम तक एक कांस्टेंट लोड लगा रहे तो धीरे धीरे उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चेंजेस आने शुरू होते हैं। दैट मीन्स धीरे धीरे वो क्रीप, क्रीप मीन्स रेंगना शुरू कर देता है। जैसे छत में या बीम में कभी-कभी क्रैक आने शुरू होते हैं। आप कहेंगे, "यार छत में क्रैक क्यों आना शुरू हो गया?" तो वो क्या है, वो क्रीप है। चाहे वहाँ कुछ नहीं हो रहा लेकिन एक कॉन्स्टेंटली ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, तो उस वजह से धीरे-धीरे उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। अब इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को करने के रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिजाइन या सेफ्टी फैक्टर्स लगा रहे हैं या फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। डिजाइन अनसर्टेनिटी मीन वी डू नॉट पुश द लिमिट। हम पूरे लिमिट तक नहीं, हमें पता है वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सहन कर सकता है तो इतना लोड नहीं लगाते। हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी एन लगाते हैं। दैट मीन्स हमारी जो यील्ड स्ट्रेस है उसको डिवाइड करते हैं। 100 है यील्ड स्ट्रेस, हमें पता है कि 100 तक सहन कर सकता है, तो उसको 5 या 2 से डिवाइड कर देते हैं जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। इट इज नॉर्मली बिटवीन 1.2 से लेकर 4 तक। तो एक वर्किंग निकलती है। अगर सपोज मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 कह देता हूँ तो 100 को 2 से डिवाइड करके इसका मतलब सिग्मा वर्किंग, जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ वर्किंग है, स्ट्रेस है, वो ज्यादातर मेरी 5 रहेगी। 5 से नीचे रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। अब जैसे कैलकुलेटेड डायमीटर डी टू इंश्योर दैट यील्ड डज नॉट अकर इन 1045, ये इसमें है, यूज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5। अब हमें पता है कि इसकी जो सिग्मा वाई है 310 है, तो हम इसकी 310 की बजाय इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 310 को 5 से डिवाइड जब कर देंगे, ये हमारी सिग्मा वाई है, इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारी, और जब हमारी स्ट्रेस आ गई उसको जब हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो लोड आ जाएगा हमारा कि कितना। तो इसका डायामीटर जो है हम 0.067 या 6.7 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो इस तरह डिजाइन के हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी